हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। सो दिस इज लेक्चर नंबर 4 एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और पिछले 3 लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर किया है एंड आई होप कि आपने सारे के सारे लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है। चलिए, सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ वी आर कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। तो अब तक हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम माइक्रोब्स से कैसे कनेक्टेड है, एंड इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम कि माइक्रोब्स हमसे कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। देखो, इतना तो हमको पता है कि चाहे कितने ही छोटे से छोटे माइक्रोब्स क्यों ना हो, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम, ठीक है। हर छोटी से छोटी चीज भी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है, राइट। So we can find microorganisms in other places too. Let us have a discussion, right? तो हमें अलग अलग जगह पे माइक्रोब्स मिल जाएंगे, जरा उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। So have you ever seen a lemon, tomato, orange or any other food items rot after being left outside for some time? Yes मैम, ये तो हमारा काम है, हम सारी चीज़ें ऐसी छोड़ देते हैं। मम्मी बोलती हैं कि चीज़ों को फ्रिज में रखो नहीं तो ख़राब हो जाएगा, और हम रील देखते देखते भूल जाते हैं। होता है ना आपके साथ? होता क्या, करते हो ना? हाँ, समझ गई मैं, करते हो। तो क्या होता है कि जब चीज़ें हम ऐसे उसको उसकी सेफ प्लेस पे नहीं रखते हैं तो सराउंडिंग्स की वजह से, अभी देखो बहुत गर्मी है, लिटरली बहुत गर्मी है अभी, ठीक है। एसी भी काम नहीं कर पा रही, इतनी गर्मी है। सो क्या होता है कि इतनी गर्मी के टाइम पे ना चीज़ें जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये जो क्या है, ये जो भी है, ऑरेंज है, टमाटो है, जो भी है, ये धीरे धीरे देख रहे हो कितना ख़राब होता चला जा रहा है, और ये बहुत तेज़ी से अब ख़राब होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस पर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। सो वो और जल्दी रोट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ येस यू मे हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। आपने ना रोटी देखी होगी, हाँ ऑफ कोर्स मैम नहीं, उस रोटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपने ऐसी रोटी देखी होगी, हाँ 3-4 दिन की रोटी हो गई है और उसमें ना थोड़ा सा ग्रीनिश, थोड़ा सा कॉटन सा ना लगा हुआ दिखता है। या फिर ब्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत लंबे टाइम का जो ब्रेड हो जाता है ना, उस पर आपको वो ग्रीन पैचेस या फिर कॉटन सा दिखा होगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो बता रहे हैं कि हाँ भाई खाना खराब हो चुका है, ठीक है, खाना रेंसिड हो चुका है, right? This happen because they have been infected by the microbes. तो वो ऐसा क्यों दिखता है हमको? ये इंडिकेट करता है कि आपका जो खाना है वो खराब हो चुका है, उस पर माइक्रोब्स ने कब्जा कर लिया है। अब वो उनका खाना है, अब गलती से भी खाना मत खा लेना, खराब वाला, धमकी थोड़ी दे रही हूँ, खराब वाला खाना गलती से भी मत खा लेना, ठीक है। But where did these microbes come from and how did they come in contact with the food? आए कहाँ से ये? हाँ, हमने तो इनको नहीं बुलाया, ये कहाँ से आए और कैसे वो हमारे खाने की कांटेक्ट में आ रहे भाई? हाँ, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि नहीं है? वो अदरवाइज हमारा खाना खराब कर देंगे और हम फिर खा नहीं पाएंगे, राइट। सो दिस हैपन बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर जगह जहाँ पे भी नजरें घूमेंगी तुम्हारे, वहाँ माइक्रोब्स प्रेजेंट है। जहाँ जिस चीज़ को देखोगे वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है ना। अब बच्चे बोलेंगे मैम हम तो आपको देख रहे हैं तो बेटा वहाँ पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है ना। जिस स्क्रीन पे तुम देख रहे हो ना, वहाँ पे भर के माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। बी इन वाटर, सॉइल और इवन इन सम फूड आइटम। सॉइल में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है, हमने जो कपड़े पहने हैं उस पर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी पे प्रेजेंट है, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। You can use a foldscope or a microscope to explore surface of leaves, stem, root or any other part to see them. ठीक है, तो आप फोल्डस्कोप से इन जगहों पे माइक्रोब्स को आसानी से देख सकते हो। देखो, but why do microorganisms not infect the pickles and murabbas? ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भाई माइक्रोब्स तो हर जगह है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमको हर जगह दिखाई दे जाएंगे, लेकिन फिर हमारे घरों में जो अचार बनता है वो कितने सालों तक चलता है, वो तो खराब नहीं होता। जो मुरब्बा है, ठीक है, मीठा मुझे बहुत पसंद है ना, वो तो खराब नहीं होता। तो ऐसा कैसे हो रहा है? रोटी हमारी 4 दिन में खराब हो जा रही है, अचार हमारे सालों साल खराब नहीं हो रहे, मुरब्बा हमारा इतने लंबे टाइम से रखा है वो खराब नहीं हो रहा। क्या रीज़न है? हाँ, क्या रीज़न हो सकता है इसका? सोचो,
क्योंकि बेटा हमने पिकल्स में, अचार में, मुरब्बास में एक प्रिजर्वेटिव डाला है। क्या डाला है? एक प्रिजर्वेटिव डाला है जो उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकता है, उसको लंबे टाइम तक बचा के रख सकता है। क्लियर? This is because you add many spices with salt or sugar or which act as a preservative। तो वो किसकी तरह काम करते हैं बेटा? जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं, ठीक है, जो भी हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं अचार में, मुरब्बाज में, वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते। High concentration of salt or sugar do not allow these organisms to grow on them। ठीक है, तो वो उनको आसानी से ग्रो होने नहीं देते। किनको ग्रो होने नहीं देते? माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देते हैं। ठीक है, आया समझ में? नाउ like plants and animals, microorganisms also show great diversity. Some of them can even be found in extreme climate condition such as hot water spring and snow cold zone as well as to the moderate temperature। So यहाँ पे क्या बात चल रही है? यहाँ पे ये बात चल रही है भाई कि जिस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स की इतनी सारी वेराइटीज होती हैं, है ना, जिस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेराइटीज होती है उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से हमको यहाँ पे माइक्रोब्स की भी वेराइटीज देखने के लिए मिलेंगी। किसकी वैरायटी देखने के लिए मिलती है? माइक्रोब्स की भी वेराइटीज देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और वो अलग अलग कंडीशंस पे भी सरवाइव करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो गर्म जगह पे सरवाइव कर पाते हैं, हॉट वाटर में सरवाइव कर पाते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ठंडी जगह पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड आवर बॉडीज। यस, आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए मैम? क्या पता होना चाहिए? सो बेटा आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी के बाहर तो है ही, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। एंड यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं, क्योंकि सारे के सारे तो बेकार माइक्रोब्स नहीं होते, है ना। कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, कुछ गुड माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं? इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, राइट। Especially in our gut. You have studied in the chapter life process in animal and curiosity, grade 7 of course आपने पढ़ा होगा, that our intestine has many bacteria that help in the digestion। अभी मैंने कहा ना, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारे गट में, हमारे डाइजेशन में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंड वो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करते? वो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, Like plants and animals, microorganisms vary in shape, size and structure। जिस तरीके से plants and animals में हमने variations देखा था, उस तरीके से microbes के भी shape, size, उनके structure में हमको difference देखने के लिए मिलेगा। In table 2.1 and 2.2, you would have observed microorganisms of different shape, spherical, rod shape और irregular। तो आपने पिछली क्लास में, है ना, यानी कि लेक्चर 3 में हमने टेबल 2.1 एंड 2.2 पढ़ा था। उसमें एक में हमने कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में बात की थी विच इज़ फाउंड इन वाटर, एंड कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में बात की थी विच इज़ फाउंड इन सॉइल। ठीक है, तो वहाँ पे जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो आपको अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग साइज के माइक्रोब्स दिखे होंगे, राइट। देखा था ना? हाँ, लास्ट क्लास में ही देखा था हमने, भूल नहीं जाना इतनी जल्दी। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? यस मैम, ठीक है, समझदार हो तुम लोग। हाँ, How does the diversity of microorganisms play a role in our daily life? How do they help clean the environment? तो ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है ये कैसे हमको हेल्प करते हैं हमारे डेली लाइफ को चलाने में, हम ऐसा बोल सकते हैं। किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करते हैं हमारे डेली लाइफ में, एंड किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि देखो, मानो या ना मानो, है ना, मानना तो पड़ेगा, मानो या ना मानो, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। क्योंकि जितने भी ऐसी चीज़ें जो डेड चीज़ें प्रेजेंट है, ये उनको डिकम्पोज करने का काम करती हैं। ठीक है, अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें ऐसी पड़ी रहेंगी, सड़ती रहेंगी, बदबू आती रहेंगी, ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है, तो दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नाउ 2.4.1 की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। तो ये किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, किस तरीके से, इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सो एक्टिविटी 2.7 लेट अस डू। चलिए, सो इसको फटाफट से एक बार रीड करो। मैं 1 मिनट में बस एक सेकेंड दो मुझे जरा। क्या है यहाँ पे? टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल्ड इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एम्प्टी कंटेनर ले लेना है, ठीक है, एंड उस एम्प्टी कंटेनर में आपको क्या करना है, गार्डन सॉइल ले लेना है, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने यही किया था। एड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील टू दी कंटेनर, और उस जो हमने सॉइल लिया है ना, उसी सॉइल में हमको क्या डाल देना है, कुछ फ्रूट्स के छिलके, कुछ वेजिटेबल्स के छिलके हमको उसमें डाल देना है, ठीक है। Thereafter put a layer of soil on it and leave it aside। और फिर उसको क्या करना है, आपको उस लेयर को ऐसे लेयर पे लेयर बना के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। समझ गए? इतना समझ गए? हाँ, चलिए। तो इतना समझने के बाद आफ्टर 2 to 3 वीक, 2 से 3 वीक के बाद, देखो इस तरीके से आपको बना लेना है। एंड 2 to 3 वीक ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। उसमें क्या चेंजेस आए हैं वो आपको नोटिस करना है, वो आपको देखना है, ठीक है बेटा। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर? क्या जो भी इसमें हमने चीजें रखी हैं, क्या आपको उसमें कुछ चेंजेस नजर आए हैं? यस, क्या आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है, आएंगे चेंजेस नजर। You may find that peels of the fruits and vegetable have turned into a dark colored material, ठीक है, वो कैसे हो गए, वो डार्क कलर हो गए हैं। एंड दिस इज मैन्योर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मैन्योर कहते हैं, खाद, विच इज गुड फॉर सॉइल, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए मैन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बट हाउ डिड द पील ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू द मैन्योर? बट हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि भाई हमने तो पील्स डाले थे ना, हमने छिलके डाले थे, फिर वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गए, है ना, फिर वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया होगा मैन्योर में कन्वर्ट? हाँ, किसने किया होगा? मैम हमने नहीं किया। हाँ, किसने किया है? ये उन बैक्टीरियाज ने किया है, ठीक है, ये उन बैक्टीरियाज का काम है। आपका जितना काम था आपने उतना काम कर दिया, आगे का काम किसका है? इन बैक्टीरियाज का काम है। इन्होंने क्या किया? इसके कलर को चेंज कर दिया। Now in activity 2.6 you saw that soil contain various kind of microorganisms and some of these microorganisms like fungi and bacteria act on the plant waste and slowly break it down into the simpler nutrients rich manure। देखो क्या बात की जा रही है यहाँ पे, हम क्या बात कर रहे हैं? देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कि फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये प्लांट्स के वेस्ट पे, एनिमल के वेस्ट पे बैठते हैं एंड उनको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड उनको उनसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स निकाल सकते हैं वो उतना न्यूट्रिएंट्स ही निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। एंड फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? खाद वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। You may have seen gardener in your school or in the field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into a pit। अब आपको क्या करना है? जितने भी गार्डन का जो वेस्ट होता है वो आपको कलेक्ट करना है, ड्राई लीव्स कलेक्ट करने हैं और एक गड्ढे के अंदर आपको डाल देना है। कर दोगे? हाँ कर देंगे, है ना, कर दोगे। Do you now understand why they do this? It is take a natural manure। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उससे वो नेचुरल मैन्योर बना सके, नेचुरल खाद बना सके, जो कि सॉइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड जिस सॉइल पे वो प्लांट्स होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, उनको भी न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है, राइट। नाउ आवर साइंस हेरिटेज, यहाँ पे क्या है? एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली द वेदास हैव रेफरेंस ऑफ द वर्ड किर्मी which means different tiny entities including the दृश्य, ठीक है। तो किर्मी एंड दृश्य एंड अदृश्य। दृश्य मतलब जो चीज दिखती है ना, दृश्य में याद आ रहा है? दृश्यम, हाँ, तो जो चीज दिख रही है दैट इज दृश्य, जो चीज नहीं दिख रही है, इनविजिबल है, दैट इज अदृश्य, ठीक है, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, ठीक है। Various Vedic texts mention their beneficial and the harmful effect and अथर्ववेदा ऑल्सो रेफर टू किर्मी। सो बेसिकली यहाँ पे एंशियंट हेरिटेज के बारे में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ना एक बुक है, ठीक है, एंड उस बुक में
क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उस बुक में, इन इन सब के बारे में बताया गया, इन माइक्रोब्स के बारे में बताया गया है। क्लियर है? नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, if you look around carefully you might seen decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in a garden। ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्या बोल दिया मैम, ये क्या बोल दिया, चलो जरा देखते हैं क्या बोला मैंने। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली, ठीक है, अगर आप बिल्कुल आराम से शांति से अपने आसपास देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, डिकेइंग प्लांट दिखेंगे, है ना। कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको डिके कर दिया गया है। कौन डिके करते हैं? यही बैक्टीरिया ही तो है जो इनको डिके करने का काम करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया ही हैं जो इनको डिके करने का काम करते हैं। एंड फॉलन लीव्स स्टोर इन अ कंटेनर, और आपको आसपास बहुत सारे पेड़ नहीं, पत्ते वत्ते दिखाई देंगे, फूल वूल दिखाई देंगे जो पेड़ से झड़ जाते हैं, जो पेड़ से गिर जाते हैं। ठीक है, दे ऑल आर डेड, या फिर ऐसी जमीन पे पड़े हुए दिखेंगे। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। तो गायब होके जाते कहाँ होंगे, और ये गायब होते कैसे हैं? सो बेसिकली वो गायब नहीं होते, जो डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड उनमें से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है वो वापस से सॉइल में चली जाती है। ठीक है, क्लियर है? सो डिसअपियर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एंड दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड टर्न देम इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारा का सारा काम किसका होता है? ये सारा का सारा जो जादू है वो कौन करता है? दैट इज माइक्रोब्स, दैट इज डन बाय माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये करते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटी छोटी चीजों में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, एंड विच इज रियली 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 हेल्पफुल फॉर आर नेचर, फॉर आर सराउंडिंग्स। ठीक है, आया समझ में? आया? अब तो आ गया ना। चलो, नाउ these nutrients go back to the soil and help the plants grow better, and ये जो nutrients है वो वापस से soil में चला जाता है and उसको grow करने में help करता है। Microorganisms also decompose bodies of the dead animals, so microbes help in recycle the waste and return important nutrients to the nature। तो ये क्या करते हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं ये डेड प्लांट्स को तो अभी डिकम्पोज करते ही करते थे, ये डेड एनिमल्स को भी डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, किसको डिकम्पोज कर देते हैं बेटा? ये डेड एनिमल्स को भी डिकम्पोज कर देते हैं। एंड माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट, ये वेस्ट को रिसाइकल करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स टू, ये न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वो वापस से नेचर को मिल जाती है। ठीक है, manure formation occur at optimal temperature and appropriate moisture level। अगर हमको मैन्योर बनाना है, जो कि अभी हमने देखा था कि किस तरीके से मैन्योर बनता है, सो मैन्योर बनाने के लिए ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसी टाइम पे वो बैक्टीरिया काम कर पाते हैं। अच्छा, हर बैक्टीरिया का ना अपना एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सूटेबल टेम्परेचर होता है, और वो उसी सूटेबल टेम्परेचर में ही परफेक्ट तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी काम नहीं कर पाते, बहुत कम टेम्परेचर होता है तो भी काम नहीं कर पाते, उनके लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जब हम वो सूटेबल टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, वो सूटेबल टेम्परेचर हम ले आते हैं, तो उस टाइम पे दे आर वो उस लायक हो जाते हैं कि वो जो वेस्ट है उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? नाउ isn't it interesting? Yes, of course it is. By now you must have understood that bacteria and some fungi are the type of microorganisms that play an important role in our lives. Yes, तो बैक्टीरिया एंड फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। एंड गेस व्हाट, सोचो सोचो सोचो, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। एंड यही जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एनिमल वेस्ट को भी किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? उनको भी डिकम्पोज कर देते हैं, एनिमल वेस्ट को भी। ठीक है, फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो क्लीन आवर एनवायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। ठीक है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, साथ ही हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। क्लियर? आया समझ में? ये बता दो जरा, क्या चीजें समझ में आई हैं? यस मैम, आ गई हैं। चलो फिर आगे बढ़ा जाए एंड देखते हैं आगे क्या है। नाउ थिंक व्हाट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ।
सोचो जरा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? तो चीजें ऐसी पड़ी रहेंगी, सड़ी रहेंगी, स्मेल आती रहेंगी, सब बेकार हो जाएगा, हर जगह स्मेल ही स्मेल, गंदी गंदी स्मेल फैल जाएगी। ठीक है, अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे तो कोई भी चीज डिकम्पोज नहीं हो पाएगी। प्लांट्स ऐसी पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, एनिमल ऐसी पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, वेस्ट ऐसी पड़ा है तो पड़ा रहेगा, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, सब जगह गंदी गंदी स्मेल ही आती रहेगी। ठीक है, नाउ और स्टेप फर्दर, microbes as a sources of a biogas. ठीक है, so many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen free environment. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे फंगाई हैं जो कहाँ पे रहते हैं? यस, कहाँ पे रहते हैं? ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं। एंड सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और द हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। ठीक है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, उनकी एबिलिटी होती है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और द हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, उसी में ही। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जब वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक गैस रिलीज करते हैं, ये उस वक्त ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? उस वक्त ये गैस प्रोड्यूस करते हैं दैट कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई पोर्शन ऑफ अनदर गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं एंड इसके अलावा और भी दूसरी गैसेस को ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्सेज, और जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है वो एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, किसमें? कुकिंग में, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में एंड इवन रन व्हीकल्स, तो इतने तक ये देखो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डिकम्पोजर्स में इस्तेमाल किए गए, है ना, साथ ही साथ ये फ्यूल जनरेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और क्या चाहोगे यार, इतने छोटे माइक्रोब से और आप क्या चाहोगे बताओ ज़रा मुझे। हाँ, और कुछ चाहना है? हाँ, नाउ बी अ साइंटिस्ट। ठीक है भाई, सो हम यहाँ पे आनंद मोहन चक्रवर्ती सर के बारे में बात करते हैं। सो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती वॉज एन साइंटिस्ट हु स्टडी बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने पढ़ा था आनंदा सर in 1971 and he developed a special bacterium। ठीक है, उन्होंने क्या डेवलप किया बेटा? एक स्पेशल बैक्टीरियम डेवलप किया जो क्या करता था, दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल हेल्पिंग टू क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980, और उन्होंने अपनी डिस्कवरी को क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया। पेटेंट यू नो ना? ठीक है, पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट की, अगर किसी ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की या फिर उनको काम को अपना काम बताने की कोशिश की तो वो कॉपीराइट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट गिवन टू द पर्सन सो दैट नो वन एल्स कैन कॉपी, राइट, यूज और सेल हिज इन्वेंशंस विदाउट परमिशन। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कोई नई चीज बनाई और किसी ने मेरा कॉपी करके सेम चीज कर दिया, हो सकता है कि मुझे उतना फेम ना मिले, सामने वाले को मिल जाए, बट वो मेरी इन्वेंशन थी, तो मैं क्या करूंगी? उस पर कॉपीराइट मार दूंगी, है ना, ऐसे मार नहीं दूंगी, कॉपीराइट कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरी ओरिजिनल चीज है। और ये मैं कॉपीराइट कब कर सकती हूँ? जब मैंने चीजों को पेटेंट करा लिया होगा तब। ठीक है, नाउ use or sell his inventions without permission। ठीक है, his work showed how microorganisms could be used to solve environmental problem like pollution, and he is remembered for his contribution to the science and for protecting the environment using microbes। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रोब्स की डिस्कवरीज की, इन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से माइक्रोब्स जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करता है, हमारे एनवायरनमेंट से पोल्यूशन खत्म करने का, इवन पोल्यूशन कम करने का काम करता है। ठीक है, तो इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इनका साइंस में। ठीक है, एंड हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कि किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उस तरीके से। ठीक है, व्हाट आर अदर्स प्रॉब्लम विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप खुद सोचो और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बताओ जरा, बताओ मैम, अपना होमवर्क करा ले इससे। हैं? नहीं बेटा, नहीं कर पाएगा वो आपका होमवर्क, है ना, उसके लिए आप हो ना, आप प्रो हो, आप अपना होमवर्क खुद ही करोगे। ठीक है, सो हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन आवर किचन। चलिए भाई, इसको किचन में लेके चलते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये हमारे किचन में हमको किस तरीके से हेल्प करते हैं, अब ये देखेंगे हम। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड के बारे में बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। नाउ
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन. चलिए भाई, सो एक्टिविटी 2.8 लेट अस परफॉर्म. तो एक्टिविटी 2.8 देखो, डो इन बॉल ए एंड डो इन बॉल बी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डो रखा हुआ है. क्या किया गया है, टेक 2 बॉल ए एंड बी. हमने 2 बॉल ले लिया ए एंड बी. ठीक, इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, यानी कि आटा ले लो या फिर मैदा ले सकते हो, एंड ऐड अ पिंच ऑफ अ शुगर. आटा मैदा ले लिया, उसमें हमने शुगर ऐड कर दिया. नाउ इन बोल ए ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर. एक में हमने शुगर ले लिया, एक में हमने ईस्ट ले लिया. क्या ले लिया बेटा, एक में हमने शुगर ले लिया, एक में हमने ईस्ट ले लिया. ठीक है मैम. Now in bowl B, do not add any yeast so that we can compare the result of the two bowls. ठीक है, दूसरे वाले में क्या करो, हाँ दूसरे वाले में कुछ नहीं डालना है. Now knead the flour with the 2 bowl with the warm water to make the soft dough. ठीक है, तो अब हमने क्या किया भाई, एक में हमने शुगर या फिर सॉल्ट ले लिया, एक में हमने ईस्ट ले लिया, एक में हमने कुछ नहीं रखा, और 2 को हमने वार्म वाटर से क्या कर दिया, डो कर दिया. ठीक है, 2 बॉल्स को हमने वार्म वाटर से, जिसमें आटा रखा हुआ था, मैदा रखा हुआ था, उसको हमने डो कर दिया. ठीक है, नाउ कवर द डो विद अ डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट विद अ वार्म प्लेस. ऑब्जर्व बोथ द बॉल्स आफ्टर 4 to 5 years. 4 not years, it's hours. 4 to 5 years में तो सब खत्म है, खत्म. चलो, तो यहाँ पे क्या है, आपने उसको ढक के रख दिया है, और उसके बाद 4 से 5 घंटे बाद आप अपन डो को देख रहे हो. ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और द टेक्सचर ऑफ द डो. यस, हमें डेफिनेटली इसमें चेंज देखने के लिए मिलेगा, 100%, है ना. 100% हमको यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा. कैसे चेंज देखने के लिए मिलेगा बेटा, सो डिड यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और द टेक्सचर ऑफ द डो. इफ नॉट, लीव द डो फॉर सम मोर टाइम. तो उस डो को लेना, अगर आपको चेंजेस दिखते हैं दैट इज गुड, और अगर आपको चेंजेस नहीं दिखते तो आप थोड़ी देर के लिए और उसको छोड़ दो, फिर आपको चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है, हाँ. सो आफ्टर सम टाइम यू मे नोटिस दैट डो इन अ bowl A where yeast was added has rinsed, slightly become fluffy and has a different smell compared to the dough kneaded without yeast. तो पहले हम ईस्ट वाले को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो जिसमें ईस्ट था, जिसमें ईस्ट नहीं था, तो उसमें क्या था, जिसमें ईस्ट था वो थोड़ा सा फ्लफी हो गया, सॉफ्ट हो गया, और उसमें से अलग से स्मेल भी आना शुरू हो गई. ठीक है, ड्यू टू दैट ईस्ट. ठीक है, तो ये, और जिसमें ईस्ट नहीं था उसमें आज सच कोई चेंजेस नहीं आया. व्हाई डज दिस हैपन, व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट. ठीक है, तो वो क्या है तो एक माइक्रोब्स. वो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, उसका काम है चीज़ों को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाना. ठीक है, तो ये इसका काम है. नाउ सेकेंड थिंग क्या था, व्हाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर. तो दूसरे वाले में हमने शुगर एंड वार्म वाटर डाला था, ऐसा क्यों किया हमने, हाँ ऐसा क्यों किया. ईस्ट देखो, ईस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है ना, ईस्ट के बारे में बेटा अभी मैंने आपको बताया है. यस मैम, बता तो दिया था. तो ईस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एंड इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगाई. तो ये कहाँ से, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, तो ये फंगाई ग्रुप से बिलोंग करता है. ठीक है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये फंगाई ग्रुप से बिलोंग करता है. एंड ईस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन. ठीक है, ये बहुत अच्छे से किस कंडीशन में काम कर पाता है, तो ये बहुत अच्छे से वार्म कंडीशन में काम कर पाता है. एंड यू मे रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल. और ये चीज़ हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़कर आए हैं. यस, मैंने पढ़ाया था. ठीक है, यस, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी आपको क्लास 7 में. ठीक है, like other organisms, yeast also respire and break down the food to release energy from their growth and carry out the life process. ठीक है, तो बेसिकली ईस्ट क्या है, ईस्ट भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह काम करता है एंड ये चीज़ों को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और उसमें से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ये चीज़ों को ब्रेक करने का काम करता है. ठीक है, एंड इट रिलीज एनर्जी. ये क्या रिलीज करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है. During this process, carbon dioxide is released, which form bubbles. तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है किसके फॉर्म्स में, बबल्स के फॉर्म में. ठीक है, जहाँ पे भी बबल्स आपको दिख जाए ना, समझ जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज हो रहा है. ठीक, दैट मेक द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, जो कि ये ब्रेड को या फिर डो को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने का काम करता है. Yeast also produce a small amount of alcohol during this process and which give the dough slightly different smell. तो जो अजीब सी स्मेल आ रही थी ना डो में से, तो कैसे आ रही थी, क्योंकि वहाँ से ना हल्का
बहुत एल्कोहल भी रिलीज हुआ था और वो उसी एल्कोहल की स्मेल आ रही थी, जो अजीब सी स्मेल लगती है ना, जैसे सड़ी सड़ी सी स्मेल, नहीं वो एल्कोहल की स्मेल होती है, ठीक है। नाउ this special properties of yeast is used in the process of making bread, cake and more. In addition to yeast, some bacteria such as lactobacillus, have you heard the name lactobacillus? Yes, क्या होता है lactobacillus? So lactobacillus is the bacteria which is found in the curd, ठीक है, and this is really helpful for our stomach, ठीक है, बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। Help in fermentations of the batter for making idli and dosa and dough for making bhaturas. तो इसमें भी ये जो बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है, ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने में, और कर्ड में तो देखो भाई करता ही करता है। नाउ एक्टिविटी 2.9, लेट अस प्रिपेयर। सो टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल, लेबल देम ए एंड बी। आपको 2 ग्लास बोल ले लेना है, उनको लेबल कर देना है ए एंड बी से। पोर ल्यूकवार्म मिल्क इन अ बोल ए एंड कोल्ड मिल्क इन अ बोल बी, ठीक है, एक में हम हल्का सा गुनगुना मिल्क रखेंगे, एक में हम ठंडा मिल्क रखेंगे। नाउ ऐड अ स्मॉल स्पूनफुल ऑफ द कर्ड टू ईच बोल एंड मिक्स वेल विद यूजिंग अ स्पून, ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें कर्ड डाल देंगे, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, एक बार हमने गर्म दूध में कर्ड डाल दिया और एक बार हमने ठंडे दूध में कर्ड डाल दिया। अब क्या होगा भाई यहाँ पे, यस, कवर बोथ बोल्स, कीप बोल ए इन वार्म प्लेसेस एंड बोल बी इन दी कूल प्लेसेस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक को वार्म प्लेस पे रख दिया है एंड एक को हमने कूल प्लेस पे रख दिया, ठीक है। फॉर अ फ्यू आवर्स और ओवरनाइट, कुछ घंटों के लिए रख दो या फिर रात भर के लिए रख दो, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बोल, राइट योर प्रेडिक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। अब आपको अपने प्रेडिक्शंस एंड अपने ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको अपने प्रेडिक्शंस एंड अपने ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देना है। देखो सबसे पहले प्रेडिक्शन क्या है एंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रेडिक्शन जो हमने सोचा होता है, ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट आता है उसको देख के हमने क्या बताया। सो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द मिल्क बोल ए एंड बोल बी एंड चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ मिल्क बोल ए एंड बोल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेस्टिंग द कर्ड फॉर्मेशन यूजिंग द मिल्क डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर हम ये इसके बारे में बात करें कि हमारे पास अगर क्या है, गरम मिल्क है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको कर्ड का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा, ठीक है। इन ए, क्योंकि ए में क्या है हमारे पास ल्यूक वार्म मिल्क है एंड बी में हमको कोई कर्ड नजर नहीं आएगा एंड सेम ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे भी रहने वाली है, ठीक है, सेम ही ऑब्जर्वेशन हमारी दोनों जगह रहेगी। क्लियर है इतना? Now you will observe that in bowl A the milk has turned into the curd, अभी मैंने आपको बता दिया, and after few hours has become little sour, और कुछ घंटे के बाद वो कैसा हो जाएगा, खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। Whereas in bowl B the milk has not curdled, ठीक है, but it might be a little sour, ठीक है, वो खट्टा खट्टा तो हो जाएगा बट उसमें दही नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ना, क्योंकि कोल्ड कंडीशन थी, कोल्ड टेम्परेचर था, तो लैक्टोबैसिलस वहां पे ग्रो नहीं कर सकता था, दैट्स वाई, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रो करना भी इंपॉर्टेंट होता है। Do you know why this happened? This curd contains several type of bacteria and one of them is lactobacillus, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है बेटा लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बैक्टीरिया है, एंड दिस बैक्टीरियम फीड ऑन द शुगर इन द मिल्क, जो कि होता है लैक्टोज, एंड मल्टीप्लाइज एंड फॉर्मेंट द मिल्क टू फॉर्म कर्ड। तो ये लैक्टोज ऐसा बोल सकते हैं, उसका खाना होता है, वो उसको फीड करता है, ठीक है, उस पर फीड होता है, एंड खाना जब वो खा लेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब वो वॉर्म ही नहीं था, ठीक है, तो उसको वो शुगर, उसको लैक्टोज नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल लाइक ईस्ट, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच मेक कर्ड सार, ठीक है। तो ईस्ट में क्या होता था, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से खट्टा हो जाता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैक्टोज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लैक्टोज प्रोड्यूस होता है विच इज स्वीट इन टेस्ट। So these bacteria grow well in warm conditions and that is why curd is formed in bowl A but not in bowl B, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया हैं वो थोड़े से वार्म कंडीशंस में ग्रो होते हैं, खास करके लैक्टोबैसिलस की अगर हम बात करें तो इसी वजह से यहाँ पे बोल A में तो कर्ड जम गया, लेकिन बोल B में कर्ड नहीं जम पाया। We can categorize the microorganisms into the different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. Some bacteria such as rhizobium from the swollen region
called nodules and live in them as shown in this figure 2.12. तो देखो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं दैट इज राइजोबियम विच इज फाउंड इन दी रूट नोड्यूल्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट्स उनको इनटेक कर सकें एंड उसके बदले में प्लांट्स उनको न्यूट्रिशन देते हैं. तो इस तरीके से इनका गिव एंड टेक रिलेशनशिप चलता रहता है. ठीक है, नाउ roots of certain legumes such as beans, peas and lentil have root nodules that contain rhizobium. तो इनमें, ठीक है, लेग्यूम्स प्लांट्स में ये चीजें प्रेजेंट होती हैं एंड दीज बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स एंड दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो फार्मर्स को अलग से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स नहीं डालना पड़ेगा. ये जो बैक्टीरिया है ये खुद ही नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे देते हैं ताकि प्लांट्स उनको आसानी से यूज कर लें. ठीक है, that is why farmer grow legumes in the rotations with other crops and this naturally increase the nitrogen in the soil and keep it healthy for the next crop. ठीक, तो इसीलिए देखो जो रूट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है, राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन देने का काम करता है. ठीक है, इससे प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे और वो राइजोबियम को भी उनका न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, है ना. तो इसलिए फार्मर्स जो होते हैं वो हर एक क्रॉप के बाद इस तरीके का क्रॉप लगाते हैं जिनमें उनको नाइट्रोजन अलग से ना डालना पड़े. ये जो राइजोबियम है यही अपना काम कर दे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा 2.4.3 दैट इज अमेजिंग माइक्रो एल्गे टाइनी हेल्पर इन वाटर. चलो ठीक है, माइक्रो एल्गे के बारे में भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे. So microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees. तो जो माइक्रोएल्गे है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो माइक्रोएल्गे बेटा पाए जाते हैं सॉइल में, एयर में, ठीक है, ट्रीज में. दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट और ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. ठीक है, ये अपना खाना खुद ही कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. ठीक है बेटा, now while doing this they also release oxygen and produce more than half of the earth oxygen supply. oh my god, देख रहे हो क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि देखो खुद ही अपना खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो ये काफी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है, they are rich in nutrients and serve as a food sources for many aquatic animals like, यहाँ पे क्या क्या है देखो, अलग अलग एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड सप्लाई करने का भी काम करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं ये. ठीक है, लाइक स्पिरुलिना, ठीक है, कोलेरा एंड डायटम्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय द ह्यूमंस एज अ हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन. माइक्रोएल्गे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज्ड टू मेक बायोफ्यूल्स. ठीक है, वाटर को क्लीन करने का काम करता है, एज अ बायोफ्यूल काम करता है. कितने काम करेंगे यार, इतने काम तो हम नहीं कर पाते जितने काम ये कर लेता है ना. However, pollutions, climate change and habitat destructions are threatening microalgal diversity and abundance and it is important to conserve tiny organisms to protect the environment and maintain oxygen balance on the earth. So यहाँ पे क्या है basically, ये जो microbes होते हैं, pollution, climate change and habitat destructions are threatening of the microalgae diversity. तो ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो एल्गी की जो डाइवर्सिटी है उनको भी थ्रेटन करने का काम करती है, उनको भी खतरे में ले आती है. राइट, उनको भी ये परेशान कर देती है. एंड अबंडेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व टाइनी ऑर्गेनिजम्स. और ये हमारा काम है भाई कि इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हमको क्या करना है, इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हमको प्रोटेक्ट करना है. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेनी वेज. किन किन तरीकों से ये हमारे लिए हेल्पफुल है उन सब के बारे में हमने जाना अभी. ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन द अर्थ. ठीक है, तो ये हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है और हमारे अर्थ को बैलेंस करने का काम करती है. ठीक है, अर्थ में ऑक्सीजन लेवल को बैलेंस करने का काम करती है बेसिकली. नाउ एवर हर्ड ऑफ, चलिए भाई इसके बारे में जान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, स्पिरुलिना अ माइक्रोएल्गी इज कॉल्ड सुपर फूड. ठीक है, बिकॉज इट इज हेल्थ बेनिफिट. ओके, ठीक है, स्पिरुलिना इज ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, है ना. अलग से हम विटामिन B12 लेते हैं ना जब हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो ये देखो कितना अच्छा है, सुपर फूड है ये.
जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ प्रोटीन, इसके पास बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 60% ऑफ द बॉडी वेट। देख रहे हो कितना अच्छा ये। एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, इसमें बहुत थोड़ा सा फैट एंड शुगर प्रेजेंट होता है, क्योंकि देखो फैट एंड शुगर दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होता भी नहीं, बहुत कम प्रेजेंट होता है। Nowadays, farming of spirulina is becoming a feasible livelihood opportunity. You can grow spirulina easily by following these steps. तो अगर जो लोग फार्मिंग करते हैं या फिर ठीक है जिनके पास जिन्होंने फार्मिंग करने का सोचा है, तो उनको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, भाई इसको ग्रो कर लो, है ना, फायदे ही फायदे हैं। Set a clear glass tank in a bright place away from the direct sunlight, ठीक है, and cover the tank with the shade net, ठीक है, और कीप द टैंक प्लेस विद द मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। फिल द टैंक विद द पॉन्ड वाटर एंड लिविंग स्पिरुलिना कलेक्ट फ्रॉम द पॉन्ड। तो पॉन्ड से इसको हम कलेक्ट करके पानी में डाल देंगे, टैंक में डाल देंगे, एंड स्टिर द ग्रोइंग स्पिरुलिना ट्वाइस अ वीक, ठीक है। आफ्टर 3 to 6 वीक्स, 3 to 6 वीक्स के बाद बेटा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो 3 to 6 वीक्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्पिरुलिना मे बी हार्वेस्टेड फ्रॉम टैंक बाय दी फिल्टरिंग इट थ्रू द फाइन क्लोथ। तो ऐसे पतले से कपड़े होते हैं ना, उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एंड कंजर्वेशन ऑफ द माइक्रो एल्गी इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही एक अच्छा आइडिया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक हमारा क्या हो सकता है, एक स्टार्टअप हो सकता है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नाउ 2.5 देखिए जरा कितना बचा हुआ है ये, आई थिंक अब खत्म तो हो जाना चाहिए था इसको। चलो अच्छा, ये एक पैराग्राफ बचा है, फिर स्नैपशॉट तो पढ़ना आपका काम है, इसको फटाफट से पढ़ के फिर हम छुट्टी करेंगे, छुट्टी टाटा बाय बाय हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर छोटे छोटे से थे, ये वाले लेक्चर में हमने बड़ा पढ़ा दिया, है ना। चलो, वाई सेल कंसिडर टू बी अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वाई द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, छोटे छोटे किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। और सिंगल सेल कंटेन, ओके इसका तो देखो मुंह बन गया ऐसे, ये सैडू हो गया, सैड हो गया, रुक जाओ, ज्यादा देर तक चल लिया ना ये, इसको आदत नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये सैड हो गया है। अब हम इसको ठीक कर लेंगे, चलो हाँ। तो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो छोटे छोटे किससे मिलके बनते हैं, छोटे छोटे सेल से मिलके बनते हैं। और सिंगल सेल कंटेन अ वेरियस कंपोनेंट, उस सिंगल सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था ना, यस। परफॉर्म वेरियस फंक्शंस and the bodies of all the plants and animals are made up of tiny cells, therefore they are called multicellular, है ना। तो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि हम, वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स cells carry out specialized functions and individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival। देखो वैसे तो सेल का अपना एक स्पेशल काम होता है, ठीक है, हर एक सेल के अपने अपने काम होते हैं, बट एक सेल दूसरे सेल की हेल्प भी करता है ना। जैसे आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हो, वैसे ही एक सेल जो है वो दूसरे सेल की हेल्प करता है, क्योंकि ये भी तो फ्रेंड्स ही है ना, एक साथ रहते हो तो दोस्त तो देखो बन ही जाएंगे, ठीक है। Some microorganisms such as bacteria and the protozoa are made up of just one cell and these are called unicellular। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, ठीक है। They carry out all function necessary of their survival in a single cell। एक सेल से जितना उनके पूरे लाइफ प्रोसेस हो सकती है वो सारी की सारी चीजें परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। Other microbes like algae and fungi are made up of more than one cell। तो एल्गी एंड फंगाई एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, वाइल मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर फंगस है, ठीक है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड मोल्ड इज मल्टी सेलुलर। Like animal and the plant cell, the cell of the microorganisms are also surrounded by a cell membrane। बताया था ना, बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे सराउंडेड है, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन इज अ कवरिंग, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि इसके अंदर क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आएगी। यस, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। सेल ऑफ फंगाई एडिशनली हैव अ सेल वॉल बट डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है, उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है विच इज वेरी रिजिड, बट उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है मतलब खुद खाना नहीं बना पाएंगे। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड्स। बैक्टीरिया के पास बेटा क्या प्रेजेंट होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बनेगा। बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड्स। दिस फीचर डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम सेल ऑफ ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। We have only looked a few basic cell structures here. देखो काफी सारे तो देख लिए हमने, है ना। The cell has other component about which you will learn in higher classes. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हायर क्लासेस में भी आपको बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा। For observing subcellular components we need microscope with a high magnification. हमें माइक्रोस्कोप चाहिए विद हाई मैग्निफिकेशन ताकि हम छोटी से छोटी चीज को यहाँ पे देख सके, ठीक है। An electron microscope magnifies the, देखो अभी जो हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप था वो 100 से 400 तक जूम कर सकता था, ये देख रहे हो 10,000 टाइम, है ना, यही है ना। कितना कर रहा है ये, 1 लाख है, 1 2 3 4 5 6, हाँ। Where we can see more structure present in the cell, बहुत उसको जूम करके एनलार्ज करके हम देख सकते हैं और छोटी से छोटी डिटेल भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। By now you must have understood that all living beings include microorganisms are made up of 1 or more cells and their cell differ in size, shape and structure. Plants and animals cell also have a differences, ठीक है। तो देखो अलग अलग सेल्स के पास अलग अलग शेप होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे शेप साइज सब अलग अलग हो जाएगा। प्लांट्स एंड एनिमल सेल ऑल्सो हैव डिफरेंसेस, हमने पढ़ा है ना, प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों अलग होते हैं। एनिमल सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, प्लांट सेल जो होता है वो ओवल शेप का होता है, राइट। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस टू लर्न हाउ ऑर्गेनिजम्स फंक्शंस डिफरेंटली। और अगर जब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो हमें इनके डिफरेंसेस समझ में आएंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं हमें ये भी समझ में आ जाएगा। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, है ना, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। However, there are some microbes that cause disease in plants and animals. लेकिन कुछ खतरनाक माइक्रोब्स भी होते हैं, ठीक है, जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर देते हैं, तो वो खतरनाक वाले माइक्रोब्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। We will learn about some of the disease caused by the microbes in the next chapter. चलिए, यस, नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा इसी से रिलेटेड है। कौन कौन सी डिजीजेस हमको हो सकती है वो सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेटा खुद ही रीड करना है एक बार। जब मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड कराया है, एक बार ये स्नैपशॉट जो है आप खुद से रीड करेंगे एंड मुझे बताएंगे कि यस मैम इसमें हमको ये चीज़ समझ में आई है और ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मेरी तरफ से अब आपका सेकेंड चैप्टर भी होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।